हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आरबीएसई की 12th स्टैंडर्ड की कंपलसरी इंग्लिश की दूसरी बुक पैनोरामा के दूसरे चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के लेखक खुशवंत सिंह अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर अपने जीवन काल में वे भारत के एक प्रसिद्ध पत्रकार थे। कुछ समय के लिए उन्होंने वकालत भी करी और द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया के संपादक रहे लंबे समय तक। उनके दो प्रसिद्ध नॉवेल्स में से एक है ट्रेन टू पाकिस्तान और दूसरा आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि ट्रेन टू पाकिस्तान को लेकर ही रही। यह उपन्यास भारत विभाजन की विभीषिका पर आधारित है, लेकिन हमारी आज की जो कहानी है वो असल में खुशवंत सिंह जी के जीवन का एक संस्मरण है, एक उनके जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित संस्मरण है। और असल में उन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है। ये कहानी इंग्लिश में इस तरह की रचनाओं को मेमोयर के नाम से जाना जाता है। तो इस मेमोयर में खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी जी का चित्रण किया है, दादी जी के जीवन का चित्रण किया है और अपने दादी जी के साथ जो संबंध थे उनके बारे में बताया है। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में जो पोर्ट्रेट शब्द है इसका अर्थ निकलेगा, सामान्य अर्थ होता है चित्र। लेकिन जब कोई लेखक कोई चित्र बनाता है, चित्रकार का चित्र तो चित्र जैसा ही चित्र होगा, लेकिन लेखक जब चित्र बनाता है तो वो शब्द चित्र होता है। और इस पूरी कहानी में, इस पूरे संस्मरण में हमें दादी के बारे में जो जानने को मिलता है तो वो उनका एक तरह से और सही मायने में कैरेक्टर स्केच है। वो उनका चरित्र चित्रण है, पोर्ट्रेट उनके कैरेक्टर का, पोर्ट्रेट उनकी पर्सनैलिटी का, पोर्ट्रेट उनकी लाइफ का। दादी के बारे में हमें वो सब कुछ जानने को मिलेगा जो लेखक ने जाना और सफलतापूर्वक हमें बताया। तो हम शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। लेखक कहते हैं कि मेरी दादी हर किसी की दादी की तरह ही एक बूढ़ी महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी रही थी, एंड रिंकल्ड, और उनके झुर्रियाँ भी रही थी। रिंकल झुर्रियों को कहते हैं। सो शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर। ये कह रहे हैं कि मैंने उन्हें जब से जाना था और मुझे उनको जानते जानते मेरी उनकी जान पहचान के 20 वर्ष हो गए थे। ये जब से बात शुरू कर रहे हैं, और उन 20 वर्षों में मैंने तो उनको झुर्रीदार ही देखा था, बूढ़ा ही देखा था। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग। लोग कहते थे कि वो कभी युवा थी, एंड प्रिटी, और आकर्षक थी। युवावस्था का जो एक आकर्षण होता है उस तरह का आकर्षण उनमें था। एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और यहां तक कि उनका कोई पति भी था। अब ये थोड़ी सी मजाकिया, हास्यास्पद, कॉमिकल सी बात लग सकती है कि अब अगर वो पोता है तो उनके दादा तो रहे ही होंगे, लेकिन लेखक जानबूझकर कॉमिक थोड़ा सा पुट देने के लिए इस तरह से लिख रहे हैं विशेष अंदाज में कि इन्हें यकीन नहीं होता कि मेरी दादी भी कभी जवान थी। लगता है दादी तो हमेशा बूढ़ी ही थी। अब आगे इस बात को स्पष्ट भी करेंगे वो। पीपल सेड दैट शी हैड बीन यंग एंड प्रिटी, शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। वो कभी युवा और आकर्षक हुआ करती थी। एंड ही इवन हैड अ हस्बैंड, एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, परंतु यह बात मानना, इस बात का यकीन करना मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउ द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। मेरे दादाजी का जो चित्र था वो
लटकाया हुआ था, वो लटक रहा था, लटका हुआ था। जो ड्राइंग रूम, हमारे जो मेहमानों का कमरा था, उस मेहमानों के कमरे की एक दीवार पर कोई शेल्फ बनाया हुआ था, उस शेल्फ के ऊपर वो चित्र लगाया हुआ था। ही वॉर ए बिग टर्बन, दादाजी ने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी उस चित्र में, वो पहनते थे वो बड़ी पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी। कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ढके हुए थी उनके चेस्ट के ज़्यादातर हिस्से को। मतलब इतनी लंबी उनकी दाढ़ी थी कि दादाजी की दाढ़ी दादाजी के सीने पर आई हुई थी। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और दादाजी दिखते थे कम से कम, एटलीस्ट कम से कम 100 years ओल्ड, 100 साल के, 100 साल के बूढ़े वो लगते थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, he did not look the sort of person who would have a wife or children। वो ऐसे कोई व्यक्ति नहीं लगते थे, उस तरह के इंसान नहीं लगते थे जिनकी कोई पत्नी होगी या जिनके कोई बच्चे होंगे, बेटे बेटियां होंगी। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren। वो तो ऐसे दिखते थे मानो उनके तो हो सकते थे खूब सारे, ढेर सारे पोते पोतियां या दोहिते दोहितियाँ, वही हो सकते थे। वो तो इतने बूढ़े थे, वो पापा की उम्र के नहीं लगते थे, वो तो दादा की उम्र के ही लगते थे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरी दादी का सवाल है कि वो युवा रही होंगी, वो आकर्षक रही होंगी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। इस विचार को तो दिमाग में आना ही संभव नहीं था। एक तरह से दिमाग में क्रांति हो जाती थी जब ये विचार आता था कि नहीं, दादी कैसे होगी सुंदर, और दादी कैसे होगी युवा, और युवावस्था वाला आकर्षण उसमें कैसे रहेगा। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड। दादी हमें प्राय बताती थी उन खेलों के बारे में। शी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड, दादी बताती थी कि वो बचपन में एक बच्चे के रूप में किस तरह के गेम्स खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, दादी की ये बातें हमें बहुत ही अजीब लगती थी। एब्सर्ड मतलब बड़ी विचित्र लगती थी, विश्वास नहीं करने लायक या अटपटी लगती थी। एन अनडिग्निफाइड, और थोड़ी सी कहें तो उनकी प्रतिष्ठा से नीचे दर्जे की, हल्के दर्जे की लगती थी। ऑन हर पार्ट, क्योंकि लगता था ना कि दादी इस तरह के गेम्स कैसे खेल सकती है। दादी तो दादी है। लेखक अपने भोलेपन में ये नहीं समझ सकता था या नहीं समझ पाता था कि दादी तो अब बूढ़ी हुई है ना, कभी तो वो बचपन में बच्ची भी तो रही होगी, वो भी तो उम्र के उन सब दौरों से, पड़ावों से होती हुई इस स्थिति में आई है। लेकिन लेखक का बाल मन ये नहीं समझ पाता था। तो ये कहते हैं कि दादी जब हमें बताती थी अपने बचपन की बातें तो हमें बड़ी अजीब लगती थी, अटपटी लगती थी, और लगता था कि दादी की प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं थे वो सारे काम। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स, और हम तो दादी की उन कहानियों को, जो अपने बचपन के बारे में वो सच्ची बातें भी बताती थी, हमें लगता था जैसे ये कोई जो महापुरुषों की, गुरुओं की जो कथाएं वो कहती है, फेबल्स यानी वो जो नीति कथाएं जिनसे आखिर में हमें ज्ञान मिलता है किसी कथा से, गुरुओं की कई हुई कथाओं से, वैसी ही कथा लगती थी दादी की असली जिंदगी की बातें भी। वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। हम दादी की कहानियों को, गुरुओं की जो कहानियाँ थी, नीति कथाएं, उन्हीं के साथ शामिल कर लेते थे कि ये भी वैसी ही कोई कहानी है या ये भी कहानियाँ वैसी ही हैं। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। अब ये बताते हैं कि दादी हमेशा से ही रही थी ठिगने कद की, शॉर्ट, फेट, मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, थोड़ी सी झुकी हुई। अब शुरू से ही थी, मतलब जब से इन्होंने होश संभाला और अपनी दादी को देखा, पहचाना कि मेरी दादी, तब से दादी ऐसी ही थी। और इन्हें लगता है कि दादी शुरू से ही ऐसी रही होगी, दादी का कुछ और रूप इन्होंने देखा नहीं, तो ये
उसके बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, या दादी बताते भी है तो यकीन नहीं कर सकते। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। दादी का चेहरा एक तरह से एक ताना बाना था। क्रिस क्रॉस मतलब दाएं से बाईं ओर लकीरें जा रही है, ऊपर से नीचे की तरफ लकीरें जा रही है, जिधर से देखो हर तरफ से हर तरफ की तरफ लकीरें जा रही है। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, लकीरें मतलब झुर्रियां, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। दादी के चेहरे के हर हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ झुर्री जा रही है, और झुर्रियां इस तरह से हो गई है कि जैसे चौकड़ियां सी बन गई है झुर्रियों की, सब तरफ से आकृतियां झुर्रियों की, अजीब विशिष्ट अलग प्रकार की। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। हमें तो ये लगता था और पक्का यकीन था, वी वर सर्टन, हमें पक्का यकीन था, शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो हमेशा से ही वैसी ही रही होंगी जैसी कि हमने उन्हें देखा है, जैसा कि हमने उन्हें इतने समय में जाना है। और कोई रूप दादी का दिमाग में बैठता ही नहीं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड, इतनी भयानक तरीके से बूढ़ी, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो अब इससे ज्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और असल में दादी इससे ज्यादा बूढ़ी हो नहीं सकती थी, और दादी इसी अवस्था में रही, दादी इसी स्थिति में रही लगातार कितने सालों तक? 20 वर्षों तक। हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, खूब बूढ़ी हो गई, अब इतनी बूढ़ी हो गई कि और आगे बूढ़ा होना संभव नहीं था। लेखक का कहने का ये अंदाज बयां है। और 20 वर्ष तक दादी इस अवस्था में, उस स्थिति में रही। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो आकर्षक, लवली, प्रिटी तो कभी हो ही नहीं सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, मगर वो सुंदर थी। अब प्रिटी में और ब्यूटीफुल में क्या डिफरेंस होगा, थोड़ा सा उसे समझ लें। प्रिटी होगा जिसमें कोमलता है, नाजुकता है, युवावस्था की सुंदरता है, उस प्रकार का गुलाबीपन है रंगत में, वो प्रिटी है। ब्यूटीफुल ऐसा कोई भी जिसके नाक नक्श, नैन नक्श अच्छे हैं, लेकिन अब वो शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से ही थी ठिगनी, शॉर्ट, फेट, मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई। जब से इन्होंने देखा है, दादी का बुढ़ापा ही देखा है, तो बुढ़ापे में उसकी कमर झुकी हुई। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उसका चेहरा ऐसा था कि उसके चेहरे की, दादी के चेहरे की हर जगह से दूसरी जगह की तरफ झुर्री गई हुई थी। तो दाएं से बाएं, ऊपर से नीचे, सब तरफ झुर्रियां चलने के कारण से दादी का चेहरा एक ताना बाना सा बन गया था, झुर्रियों का क्रिस क्रॉस। आपस में वो झुर्रियां एक दूसरे को, सारी झुर्रियां सारी अन्य झुर्रियों को काटती हुई। क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, दादी के चेहरे के हर एक जगह से दूसरी जगह की तरफ गई हुई थी झुर्री। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और एक और बात, हम हमेशा इस बात का यकीन करते थे कि दादी हमेशा से ही वैसी थी जैसी अब है। दादी का और कोई रूप इनके दिमाग में, लेखक के दिमाग में सेट होता ही नहीं था। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, दादी बूढ़ी थी, इतनी भयानक तरीके से बूढ़ी, टेरिबली ओल्ड, दैट टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, इतनी बूढ़ी हो गई थी वो कि अब वो और बूढ़ी हो नहीं सकती थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और लेखक कहते हैं कि दादी इसी अवस्था में रही 20 वर्ष तक। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो सुंदर कभी हो नहीं सकती थी। किस तरह की सुंदर? आकर्षक वाली, युवावस्था वाली, गुलाबीपन वाली, ठीक है ना, लवली टाइप की, वैसी वो कभी नहीं रही होगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, मगर वो जो एक नैन नक्श की सुंदरता होती है
वो वाला ब्यूटी तो उनमें था। शी होबल्ड अबाउट, वह लड़खड़ाते हुए चलती थी, मतलब जैसे कोई पाँव से किसी कारण से अपंग हो जाता है तो उसके चलने में जो उसकी जो चाल होती है उसको होबल बोलेंगे। तो दादी भी वैसे ही चलती थी, होबल्ड अबाउट, दादी उस प्रकार से लड़खड़ा के चलती थी, होबल्ड अबाउट द हाउस, घर में, इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। दादी जब इस प्रकार से चलती थी अपने अलग अंदाज में, जैसे कि कोई विकलांग अपंग पाँव से चलता है, वैसे दादी चलती थी। और दादी पहन के रखती थी सफ़ेद कपड़े, स्पॉटलेस वाइट, बेदाग सफ़ेदी वाले, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ अपनी कमर पर, टू बैलेंस हर स्टूप, ताकि वो झुके तो गिरे ना, जितनी वो झुकी हुई है और चल रही है तो अपना बैलेंस बनाने के लिए स्टूप, क्योंकि वो झुकी हुई होती थी, स्टूप कहेंगे इस प्रकार से झुकने को, ठीक है। एंड द अदर टेलिंग, और एक हाथ तो कमर पे ताकि बैलेंस बने, और दूसरा हाथ क्या करता था, टेलिंग द बीड्स, वो मन के घुमाता था, माला के मोतियों को, मनकों को घुमाता था, ऑफ अ रोजरी, माला। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of a rosary। तो चलते समय उनके दोनों हाथों में क्या क्या होता था या दोनों हाथ क्या क्या करते थे वो बता रहे हैं कि वो ऐसे लंगड़ा कर चलती थी, सफ़ेद कपड़ों में, बेदाग सफ़ेद कपड़ों में जिन पे कोई दाग नहीं, ऐसे स्पॉटलेस वाइट कपड़े पहनकर, एक हाथ कमर पर रहता था और दूसरा हाथ रहता था माला के मनकों को घुमाते हुए। Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face। उनके जो बालों की लटें थी वो सफ़ेद थी, तो सिल्वर कलर का बोल रहा हूँ लेखक उनको, चांदी जैसे बालों की लटाएं, लॉक्स बालों की लटें, वर स्केटर्ड, वो फैली हुई रहती थी, अनटाइडली मतलब अस्त व्यस्त तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से नहीं बल्कि उसका उल्टा अनटाइडली हो जाएगा, अव्यवस्थित तरीके से बिखरी हुई, ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके पीले पड़े हुए या फिर बहुत ज़्यादा रंग उड़ जाने के कारण से सफ़ेद पड़े हुए चेहरे पर, पकर्ड क्योंकि वो झुर्रियों के कारण से उनका जो चेहरा है उसके ऊपर इस प्रकार की का रूखापन आ गया है और एक अलग ही तरह के छोटे 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 टुकड़े टुकड़े से चेहरे पर नजर आते हैं। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड, और उसके होठ लगातार चलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल जो सुनाई न दे, इस तरह की प्रार्थना दादी करती रहती थी। येट शी वॉज ब्यूटिफुल, लेकिन नैन नक्श की वो सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, दादी कैसी थी, जैसे सर्दियों में भू दृश्य होता है, भूमि पर जैसा दृश्य नजर आता है सर्दियों में, और वो भी कहाँ की भूमि, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों की भूमि, क्योंकि अन्य साधारण स्थानों पर तो ऐसी सफ़ेदी कहाँ से आएगी, जैसी दादी पूरी सिर से लेकर पाँव तक कपड़ों से, बालों से, चेहरे से सफ़ेद दिखती थी, वैसी सफ़ेदी कहाँ आएगी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप, सर्दियों का भूदृश्य पहाड़ों का, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक फैलाव, पवित्र सफ़ेद धवल भव्यता का, पवित्रता का फैलाव जैसे पहाड़ों पर होता है सर्दियों में, वैसा दादी दिखती थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, और दादी की सांस में होती थी शांति और संतुष्टि, आती जाती सांस दादी की ये बताती थी कि दादी के मन में तसल्ली है, शांति है, सबूरी है, संतोष है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मैं और मेरी दादी हम अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, मेरी दादी के पास ही छोड़कर गए मेरे पेरेंट्स जब वो शहर में रहने के लिए गए तो। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और
हम लगातार निरंतर हर समय साथ ही रहते थे। देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में वो जो विंटर लैंडस्केप वाली बात थी उसमें भी शांति रहेगी, ठीक है ना, और दादी में भी शांति। तो दादी की न केवल सफ़ेदी की तुलना करी है उस विंटर लैंडस्केप से, माउंटेन्स के विंटर लैंडस्केप से, बल्कि वहाँ की शांति की भी दादी के मन की शांति से तुलना करी है। दादी धार्मिक प्रवृत्ति की है, अभी स्पष्ट हो जाएगा, और उसका सारा ध्यान अब हो भी गया। वो माला जपती थी, वो गुरुओं की कहानियाँ कहती थी, वो ऐसी प्रार्थनाएं बोलती थी, हर समय कुछ न कुछ बोलती रहती थी जो किसी को सुनाई न दे, लेकिन वो बोलती थी। तो इस तरह से उसकी मन का चित्रण भी हो रहा है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर वेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। ये हमने अभी पढ़ लिया था। मेरी दादी और हम अच्छे दोस्त थे, और मेरे माता पिता मुझे दादी के पास छोड़कर गए जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। और मैं और मेरी दादी हम साथ ही रहते थे, निरंतर, लगातार। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग। दादी क्या करती थी, मुझे सुबह जगाया करती थी। यूज टू और फिर फर्स्ट फॉर्म आती है ना मैन वर्ब की, तो उसका एक पहला अर्थ ये निकलेगा कि जो वर्ब बताई गई है वो आदतन काम था, यूज टू के बाद वाला। तो यूज टू वेक मी अप, यह आदतन काम था दादी का, वो मुझे जगाया करती थी इन द मॉर्निंग, सुबह। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर, वो अपनी सुबह सुबह की प्रार्थना करती थी इन ए मोनोटोनस सिंग सैंग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। असल में वो जब सुनाती थी, वो असल में वो जो बोलती थी प्रार्थना सुबह की, तो वो हमेशा एक ही अंदाज में करती थी। मोनोटोनस मतलब एक रस्ता पूर्ण, एक जैसे ही लय में, वो एक जैसे अंदाज में रोजाना। इन ए मोनोटोनस सिंग सैंग वाइल शी बैथ्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, वो उस गीत को रोजाना वैसा ही गुनगुनाती थी एक रस्तापूर्वक तरीके से। और कपड़े मेरे को पहना, पहले तो मुझे नहलाते हुए, फिर मुझे कपड़े पहनाते हुए। वाइल शी बैथ्ड एंड ड्रेस्ड मी, जब वो मुझे नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन, इस आशा में कि मैं सुनूंगा। एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और सुनकर वो चीज़ मुझे याद हो जाएगी, वो प्रार्थना मुझे याद हो जाएगी। आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैं सुनता था उसे, इसलिए नहीं कि वो प्रार्थना मुझे अच्छी लगती थी, बल्कि इसलिए कि मुझे मेरी दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी। बट नेवर बोदर्ड टू लर्न इट, लेकिन मैंने कभी उस प्रार्थना को याद करने की जहमत नहीं उठाई, दिक्कत नहीं उठाई, कभी भी सोचा नहीं कि इसे याद कर लूँ। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तो मुझे वो तैयार करती, कपड़े पहनाती, तैयार करती, प्रार्थना बोलती रहती। फिर वो मेरे लिए लकड़ी लेकर आती, लकड़ी की स्लेट लेकर आती, पाटी लेकर आती, वुडन स्लेट लेकर आती, फेच लेकर आती। वुड फेच, वुड और फर्स्ट फॉर्म पास्ट में होने वाले रूटीन वर्क को बताता है। यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को बताता है। ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म और वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म का यूज करने की बजाय यूज टू और फर्स्ट फॉर्म का या वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज ज़्यादा अच्छा रहता है जब पास्ट की हैबिट या रूटीन को बताना हो। सो ये काम बार बार होता था ना, एक बार नहीं हुआ। एक बार हुआ तो पास्ट सिंपल में सेकेंड फॉर्म से हो जाएगा, लेकिन ये काम बार बार होता था। एक तो होता है काम हुआ और ये काम होता था, तो काम बार बार होता था। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, वो फिर लेकर आती थी मेरे लिए वो लकड़ी की पाटी, स्लेट, जिसको वो पहले ही धो चुकी होती थी। एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, और उस पर वो करके लाती थी येलो चौक, ताकि उस पर लिखा जा सके। देखिए पुराने से पुराने काफ़ी पुराने ज़माने की बात है, जब स्लेट भी ऐसा नहीं था कि एक बार खरीद लो तो उस पर आप लिख दोगे। बाद में एक ज़माना ऐसा आया था जब ऐसी फिक्स स्लेट आ गई कि उसको आप धोके साफ कर लोगे। लेकिन किस ज़माने में ऐसी स्लेट होती थी जो लकड़ी की होती थी, उसके ऊपर चौक चलानी पड़ती थी, तब आप उस पर कुछ लिख पाओगे। वो चौक से उसको प्लास्टर करते थे, उस पर पोतते थे। ए टाइनी अर्दन इंक पॉट, फिर मिट्टी की छोटी सी, टाइनी मतलब छोटी सी, अर्दन इंक पॉट मिट्टी की शाही की दवात, एंड रेड पेन और एक लाल पेन, टाई देम ऑल इन अ बंडल, वो उन्हें एक बंडल में बांध के लाती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे सौंपती थी। आफ्टर
ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल्ड चपाती। फिर हम करते थे, मैं करता था नाश्ता एक मोटी बासी चपाती की, थिक मोटी स्टेल बासी चपाती, विद लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर लेकर, एंड शुगर चीनी लेकर, स्प्रेड ऑन इट, जो उस चपाती पर, रात की बनाई उस चपाती पर जो डाला हुआ बटर होता था, फैलाया हुआ बटर होता था, स्प्रेड फैलाया हुआ बटर, ठीक है ना, मक्खन और चीनी। वी वेंट टू स्कूल, ये करने के बाद हम स्कूल जाते थे। मतलब आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट वी वेंट टू स्कूल। ये नाश्ता करने के बाद, नाश्ते में क्या होता था बता दिया कि चपाती थी, वो भी रात की बासी, और थोड़ा सा बटर, थोड़ी सी चीनी उसके ऊपर फैलाई हुई, फिर हम स्कूल जाते थे नाश्ता करके। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वो लेकर चलती थी बहुत सारी बासी चपातियां विद हर, अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए वो इस तरह की खूब सारी चपातियां लेकर चलती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, मेरी दादी रोजाना मेरे साथ स्कूल जाती थी, हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि स्कूल जुड़ा हुआ था मंदिर से। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट, वहाँ पर जो पुजारी थे वो हमें पढ़ाते थे क्या कहा गया अल्फ़ाबेट, जो भी वर्णमाला होती थी, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह सुबह की प्रार्थना सिखाते थे, और अल्फ़ाबेट भी सिखाते थे, वर्णमाला भाषा की सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज, जबकि बच्चे बैठते थे कतारों में, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेरेंडा, वेरेंडा के दोनों तरफ, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ ऑफ द वेरेंडा, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट, वही क्या कह गए, वो भी स्वर व्यंजन सीखते थे, उसको गाते थे। वो गाने के तरीके बच्चों को जैसे सिखाने के लिए होते हैं, नर्सरी राइम्स में अल्फ़ाबेट आपको सिखा रहे हैं, आपको स्वर व्यंजन सिखा रहे हैं, अक्षर सिखा रहे हैं, तो उनके साथ गीत गाए जाते थे उनके बारे में। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, या तो वो अल्फ़ाबेट गाते थे या फिर वो प्रार्थना करते थे इन अ कोरस, समूह में, वो समूह गान की तरह होता था, जैसा कि आज भी छोटे कक्षाओं में आप देखोगे बच्चों के होता है। जब बच्चे तो करते थे ये बरामदे में बैठकर, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, मेरी दादी उस समय अंदर जाकर बैठती थी धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हुए, स्क्रिप्चर्स जो ग्रंथ होते थे, धार्मिक ग्रंथ। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हमारा दोनों का काम पूरा हो जाता था, मतलब दादी का धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने का, और मेरा बाहर मेरे गुरुजी से, जो मेरे स्कूल के टीचर और मंदिर के पुजारी दोनों एक साथ ही जिनके रोल थे, वो हमें जब सिखा देते थे जो भी सिखाना होता था, तब क्या होता था, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तब हम वापस पैदल ही रवाना होते थे अपने घर की तरफ जहाँ से हम सुबह आए थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब हम निकल रहे होते थे, वापस रवाना हो रहे होते थे, तो गांव के कुत्ते हमें मंदिर के दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम, वो हमारे पीछे पीछे आते थे हमारे घर तक। ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग, वो एक दूसरे पर गुर्राते रहते थे, एक दूसरे पर भौंकते रहते थे, लड़ते रहते थे। ग्रोवलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन रोटी के टुकड़ों के लिए, उन रोटियों के लिए जो हम उनके लिए फेंकते थे, उनके लिए फिर वो लड़ते थे और गुर्राते थे, एक दूसरे पर आवाज़ें बनाते थे, वो भौंकते थे। When my parents were comfortably settled in the city, अब देखिए इनके माता पिता, लेखक के माता पिता शहर गए थे लेखक को दादी के पास छोड़कर। वो वहाँ जब गए थे तो जाते समय इनको साथ नहीं लेकर गए, लेखक को न दादी को, लेकिन जब वो अच्छे से सेटल हो गए, when my parents were comfortably settled in the city they sent for us, sent for का मतलब बुलाया, उन्होंने हमें बुला लिया वहाँ पर, हमें कहा कि अब आप भी आ जाओ, सब शहर आ जाओ, हम आप यहाँ आ सकते हो क्योंकि हम अच्छे से सेट हो गए यहाँ पर। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, वो एक मोड़ था इन अवर फ्रेंडशिप, वो ऐसा मोड़ था जो हमारी फ्रेंडशिप में, हमारी मित्रता में एक मोड़ आया। किसकी मित्रता? दादी और पोते की मित्रता में, लेखक की और उसकी दादी की। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, अब शहर में आने के बाद हालांकि हमारा कमरा एक ही था। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन एक बड़ा परिवर्तन यह आया कि अब दादी मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी। नो लॉन्गर, अब और नहीं, केम टू स्कूल, आती थी, टू स्कूल विद मी, शहर में अब ऐसा नहीं हो रहा। गांव में दादी साथ जाती थी,
क्योंकि वही मंदिर था, वो स्कूल थी। दादी अंदर बैठ के धार्मिक ग्रंथ पढ़ती और पोता बाहर पढ़ाई कर लेता, फिर दोनों साथ में फ्री हो जाते तो घर लौट आते। शहर में मामला बदल गया। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल। अब हुआ ये साहब कि मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाने लगा। इन अ मोटर बस, मैं बस में बैठ के जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, सड़कों पर कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पेरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस। दादी ने वहां एक नया तरीका काम में ले लिया। वहां दादी को चिड़ियाएं मिल गई, उनको फीड करना, उनको दाना देना, चुग्गा देना दादी ने शुरू कर दिया, चिड़ियाओं को, स्पेरोज को, इन द कोर्टयार्ड ऑफ अवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर के अहाते में, आंगन में, मतलब घर के बाहर पोर्च में, हम कह सकते हैं मकान के अलावा जो परिसर में बाउंड्री तक खाली जगह जो होती है वो कोर्टयार्ड, वहां पर आते थे पक्षी, चिड़ियाएं, और उनको दादी देती थी वहां पर दाना, चुग्गा। दादी ने यहां पर कुत्तों की बजाय चिड़ियाओं को खिलाना शुरू कर दिया। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए, वी सो लेस ऑफ ईच अदर, अब हम एक दूसरे से कम मिलते थे, क्योंकि एक जमाना था स्कूल और मंदिर एक साथ, तो दादी स्कूल के टाइम में भी पोते के साथ है, दिन भर रात को हर समय दादी साथ है। लेकिन अब ये इतनी देर तक तो स्कूल जाता है, फिर अपनी स्कूल की पढ़ाई करता होगा, दादी से इनका मिलना, बात करना कम होता था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप, अब हुआ ये साहब कि ये कई साल बाद हुआ एक दूसरे से कम मिलने वाला। शुरू शुरू में क्या था, फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। शुरू शुरू में तो क्योंकि ये गांव से साथ ही आए थे तो दादी मुझे जगाती थी और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, जब मैं लौट के आता, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, तो मुझे पूछती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, मैं इंग्लिश के स्कूल से जो इंग्लिश की चीज़ें सीख के आता, जो मेरे सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश में होते थे, तो मैं दादी को इंग्लिश के वर्ड्स बताता कि आज हमने ये सीखा। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और वो छोटी छोटी बातें जो पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान की थी, साइंस की, विज्ञान की, लर्निंग, ज्ञान की, पश्चिमी देशों वाली, वो बताता। क्या बताता, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड, दुनिया गोल है, ये वाली बातें बताता दादी को। दिस मेड हर अनहैप्पी, ये बातें सुनकर दादी हो जाती थी नाखुश। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, एक बड़ी दिक्कत ये थी कि दादी अब मेरे लेसन्स में मेरी मदद नहीं कर पा रही थी। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड इन द स्क्रिप्चर्स। एक बड़ी समस्या दादी को और थी, वो ये थी कि जो लोग पढ़ाते थे हमें स्कूल में, स्कूल के टीचर्स, वो दादी को अच्छा नहीं लगता था। दादी को लगता था कि स्कूल में भगवान के बारे में और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी पढ़ाया नहीं जा रहा। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने घोषणा करी कि हमें तो स्कूल में म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं, संगीत सिखाई जा रही है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, तो दादी बहुत डिस्टर्ब हो गई, बहुत विचलित हो गई। टू हर, दादी के लिए, म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, म्यूजिक का एक तरह से देखा जाए तो नीच लोगों का एसोसिएशन दादी मानती थी कि संगीत का संबंध जो है वो कुछ अश्लील प्रकार के लोगों का है, वो अच्छे संस्कारी घरानों के लोगों का काम नहीं है। इट वॉज द मोनोपली ऑफ हेर्लेट्स, दादी को लगता था कि संगीत तो एक तरह से एकाधिकार है वेश्याओं का, हेर्लेट्स का, इन बेगर्स और भिखारियों का, उनको करना चाहिए काम, तो ये तवायफों का, भिखारियों का काम है। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फोक, और दादी को लगता था कि संगीत सीखना करना सब ये भद्रजनों का, जेंटलमैन का, सज्जनों का, घरानों के, ऊंचे घरानों के कुलीन लोगों का काम नहीं था। शी सेड नथिंग, कहा तो उन्होंने कुछ नहीं, बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल, मगर दादी का चुप रहने का मतलब था कि दादी की सहमति नहीं थी, वो डिसअप्रूवल थी, वो असहमत थी। दादी की बातों से डिसअप्रूवल यानी असहमति झलकती थी, बातें नहीं, साइलेंस से, मौन से। मौन ज़्यादातर हम कहते हैं मौन सहमति है, लेकिन यह उल्टा था, मौन असहमति थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, इसके बाद दादी मुश्किल से ही मुझसे कभी मिली, या मुझसे मुश्किल से ही कभी दादी ने बात की, मतलब दादी ने बात
व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, फिर जब मैं यूनिवर्सिटी गया, अब स्कूल की कॉलेज की पढ़ाई होने के बाद यूनिवर्सिटी गए, या फिर कॉलेज भी यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हो सकती है, तो ये जब यूनिवर्सिटी गए, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। अब मुझे मेरा अलग कमरा दे दिया गया घर में, इतने दिन तक दादी के साथ ही रहते थे। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। ऐसा होते ही हमारा एक जो एक साझा, एक कोई एक तरह से रहे तो कमरा था जिसमें हम साथ में रहते थे, कॉमन था हमारा, वो कॉमन जो लिंक था हमारा, एक तरह से जुड़ाव का पॉइंट था, वो भी खत्म हो गया, दोस्ती का वो तोड़ दिया गया, वो कॉमन लिंक टूट गया, वो रूम अलग होते ही। भाई पहले और कुछ नहीं था, लेकिन कम से कम एक रूम में रहते थे, लेकिन अब रूम अलग होने से दोस्ती का वो एक महत्वपूर्ण बिंदु खत्म हो गया, कड़ी टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सिक्लूजन विद द रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने स्वीकार कर लिया अपने इस सिक्लूजन को, अपने इस अकेलेपन को, जब उन्हें अलग कर दिया गया, अलगाव को, विद रेजिग्नेशन, समर्पण के साथ, समर्पण भाव से स्वीकार कर लिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब रूम अलग कर दिया, कोई बात नहीं, मतलब इसको उसने कोई इशू नहीं बनाया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब देखिए दादी का एक और जो कहें स्वाभाविक जो बिंदु है वो सामने आ रहा है उनकी आदत का, कि वो मुश्किल से ही कभी उठती थी अपने स्पिनिंग व्हील से, अपने चरखे से, टू टॉक टू एनीवन। अब दादी चरखा ही काटती रहती थी, उठती नहीं थी कभी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। बस वो बैठी रहती थी, चरखा काटती रहती थी और प्रार्थनाएं बोलती रहती थी दिन भर, सूर्यास्त तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनका यही काम था। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के बाद के कुछ समय में, शी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल, वो थोड़ा सा एक तरह से कहीं तो रिलैक्स करती थी जब चरखा नहीं काट रही थी। टू फीड द स्पेरोज, ऐसा उसमें भी कोई जाके सोती नहीं थी, बल्कि चरखे पर से उठती थी और जाकर चिड़ियाओं को दाना चुगा देती थी। वाइल शी सेट इन द वेरेंडा, जब वो वेरेंडा में आकर बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, सैकड़ों की तादाद में पक्षी, चिड़ियाएं आकर इकट्ठी हो जाती थी वो स्पेरोज, क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चिरपिंग्स। वेरिटेबल का सीधा सा मतलब होगा रियल, और बेडलेम का मतलब है ऐसी नॉइज जो कंफ्यूज करती है, समझ में कुछ नहीं आएगा, बस नॉइज है। अब यूं चिड़िया की चहचहाट है तो संगीत सा तो लगेगा, लेकिन ऐसा कोई म्यूजिक जो सेंस नहीं दे, अच्छे से समझ नहीं आए कि आखिर है क्या ये, तो वो वेरिटेबल बेडलेम, एक रियल कंफ्यूजिंग साउंड होती थी वो, ऑफ चिरपिंग्स, पक्षियों की चहचहाट, चिरपिंग्स। सम केम, कुछ आते थे, एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, वो आकर टिक जाते थे, दादी के पाँव पर बैठ जाते थे। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, बाकी कई आते थे वो दादी के कंधों पर बैठ जाते थे। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो दादी के सिर पर भी आकर बैठ जाते थे। शी स्माइल्ड बट नेवर शूड देम अवे, उनके ऐसा करने पर दादी मुस्कुराती थी। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, मगर उन्हें कभी भगाती नहीं थी। टू शू अवे का मतलब होगा किसी को ऐसे धमका कर भगा देना, जैसे हम किसी जानवर को, कुत्ते को भगा देते हैं वैसे, तो दादी कभी भी उन्हें भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, दादी के लिए ये सबसे बढ़िया, सबसे ज़्यादा खुशी वाला, हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, दादी के लिए ये आधा घंटा पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुशी से भरा हुआ समय होता था। When I decided to go abroad, अब अगली स्टेज आएगी, जब मैंने निश्चय किया कि मैं अब विदेश जाऊंगा, अब्रोड विदेश, फॉर फर्दर स्टडीज, और आगे की पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे यकीन था इस बात को लेकर कि मेरी दादी विचलित हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मुझे 5 साल घर से दूर रहना है, एंड
एट हर एज, और दादी की जो अब आयु हो गई थी, उम्र हो गई थी, वन कुड नेवर टेल। तो कोई क्या कह सकता है वो इस उम्र के बारे में, मतलब यहाँ थोड़ा सा इशारे में बात कर रहा है लेखक, और कह रहा है कि इतनी ज़्यादा उम्र हो गई थी कि दादी अब पता नहीं कितने समय की रही होगी, तो शायद वो नहीं मानेगी कि मैं जो कि उनका पोता हूँ वो 5 साल के लिए उनसे दूर चला जाऊँ। बट माई ग्रैंड मदर कुड, मगर मेरी दादी कह सकती थी। क्या कह सकती थी? और कोई नहीं कह सकता वो वाली बात कैसे, कि इस अवस्था में कोई दादा या कोई दादी अपने किसी पोते पोती को 5 साल के लिए अपने से दूर इस तरह से करने के लिए कैसे कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि उसे खुद का नहीं पता कि वो कितने समय का है, तो वो अपने से दूर नहीं करेगा अपने बच्चे को। मगर मेरी दादी कर सकती थी। मेरी दादी अलग ही तरह की थी, वो कर सकती थी कि कोई बात नहीं, जाओ। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। अरे वो तो भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। दादी मुझे छोड़ने के लिए आई, केम टू लीव मी, मुझे विदा करने के लिए आई, एट द रेलवे स्टेशन पर, बट डिड नॉट टॉक, मगर बोली नहीं, और शो एनी इमोशन, और कोई भी भावना भी व्यक्त नहीं करी, किसी भी प्रकार की भावुकता, कोई भावना व्यक्त नहीं करी। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके दादी के होठ हिलते रहे प्रार्थना में, बस वो जैसे हमेशा से उनकी आदत थी वैसे ही प्रार्थना होठों पर चल रही है। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और दादी का दिमाग पूरा, मन पूरा खोया हुआ है, दादी का मन प्रार्थना में डूबा हुआ। हर फिंगर्स वर बिजी, दादी की अंगुलियां व्यस्त थी, टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, वो माला के मोती या जो मन के हैं उनको घुमाने में उनकी अंगुलियां बिजी हैं, उनके होठ प्रार्थना में बिजी हैं। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, बिल्कुल बिना बोले उन्होंने मेरे ललाट पर चुंबन दिया, किस किया। एंड वेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहां से रवाना हो गया, आई चेरिश्ड द मोइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। अब यहां पर लेखक एक सामान्य व्यक्ति जैसे सोचता है वैसे सोच रहा है, कह रहा है कि जब दादी ने मुझे मेरे ललाट पर किस किया तो उसका जो गीलापन था दादी के होठों का, वो मैंने एक तरह से कहें तो वो यादों की तरह यादों में संजो के रखा। उस नमी को, मोइस्ट इम्प्रिंट को, उस नमी से भरी हुई छाप को, एज परहैप्स, मुझे लगा कि ये जो छाप दादी ने जो यहाँ लगाई है अपने होठों की, ये आखिरी निशानी है दादी और मेरे संपर्क का। कैसा संपर्क? जीवित दादी के शरीर का स्पर्श जो मुझे मिला है, ये मुझे अब नहीं मिलेगा। हमारे बीच का शारीरिक संपर्क अब नहीं हो पाएगा, दादी केवल यादों में रहेगी, दादी का शरीर नहीं मिलेगा। जब मैं आऊँगा तब दादी मुझे इस रूप में जीवित इंसान की तरह मिलेगा। बट दैट वॉज नॉट सो, मगर ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years, 5 वर्ष के बाद, आई कैम बैक होम, मैं घर आया वापस विदेश से, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। वो दादी मुझे स्टेशन पर मिली, स्टेशन पर वैसे ही लेने आई है जैसे वो 5 साल पहले स्टेशन पे विदा करने आई थी। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और दादी अभी भी वैसी ही दिख रही है जैसी पहले थी। अभी भी दादी एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी दादी के पास कोई समय नहीं था वर्ड्स के लिए, शब्दों के लिए, बात करने के लिए। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, और जबकि उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा, मतलब अपने गले लगाया, अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं दादी को सुन सकता था कि वो प्रार्थनाएं बोल रही थी। अभी भी दादी वही कर रही है। जब ये 5 साल पहले गया था तब भी दादी बोली नहीं, प्यार से फोरहेड पे किस किया, और अभी आया है तब भी गले लगाया है। ठीक है, विदा किया है, यहाँ स्वागत कर रही है, पर काम वही प्रार्थना वाला ही चल रहा है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे लौट कर आने के पहले दिन भी,
हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पेरोज। उनके जो सबसे ज़्यादा खुशी से भरे हुए क्षण थे, मेरे इतने वर्षों बाद घर लौटने के बावजूद, उस मेरे लौटने के पहले दिन भी उनके जो सबसे ज़्यादा खुशी से भरे हुए क्षण थे वर विद हर स्पेरोज, वो उनकी चिड़ियाओं के साथ ही थे। whom she fed no longer whom she fed longer, जिनको दादी ने ज़्यादा लंबे समय तक आज दाना चुगा दिया, एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स, और आज उन चिड़ियाओं को खूब बीच बीच में डांटा। इन द इवनिंग, शाम को, ए चेंज केम ओवर हर, शाम को उनमें एक बदलाव आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, विमेन महिलाओं को, नेबरहुड अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को कलेक्टेड इकट्ठा कर लिया। गोट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम ले लिया, एक कोई पुराना ढोल ले लिया, कोई तबला ले लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, शी थम्ड, वो बजाती रही, मारती रही, पीटती रही, उस ढोलकी के चमड़े को पीटती रही। शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द dilapidated drums and sang of the homecoming of warriors, और उस चमड़े को, उस ताने हुए चमड़े वाले उस ड्रम को, जो बीच बीच में कहीं कहीं से ढीला भी हुआ होगा, उसको वो पीट रही थी और लगातार पीट रही थी, बजा रही थी। मतलब उसे ड्रम को पीटना ही पड़ता है, ढोल को, तबले को पीटना ही पड़ता, तभी उसमें से आवाज़ आती है। और योद्धाओं के घर लौटने की कहानियाँ वो उन गीतों के अंदर गा रही थी, योद्धाओं के घर लौटने के बारे में। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप, हमें उन्हें समझाना पड़ा, प्रेरित करना पड़ा, टू स्टॉप, ताकि वो रुक जाएं, टू अवॉइड, ताकि वो बच सकें, ओवर स्ट्रेनिंग, ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा थक जाना, हद से पार थक जाना। तो हद से पार थक जाने से बचने के लिए हमने दादी से कहा कि आप अब रुक जाएं, इतना न बजाएं। That was the first time since I had known her, जब से मैंने दादी को जाना था, तब से लेकर ये पहली बार था। I had known her, जब से मैंने उसे जाना था, that she did not pray, कि दादी ने उस दिन प्रार्थना नहीं करी। The next morning she was taken ill, अगले दिन वो बीमार हो गई, अगली सुबह। It was a mild fever, बस थोड़ा सा हल्का सा बुखार था। एंड डॉक्टर टोल्ड अस, और डॉक्टर ने हमें बताया, दैट इट वुड गो, कि बुखार है चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, मगर मेरी दादी का विचार कुछ अलग था, उसने कुछ अलग सोचा। शी टोल्ड अस, दादी ने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि दादी ने कहा कि मेरा अंत नज़दीक है। शी सेड दैट, दादी ने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर, यहाँ सिंस का मतलब है क्योंकि कुछ घंटे पहले, before the close of the first chapter of her life, only a few hours before, केवल कुछ ही घंटे पहले, before the close का मतलब बंद होना, of the first chapter of her life, उनकी जिंदगी का ये अध्याय समाप्त होने वाला है। she had omitted to pray, अब पूरी समस्या क्या है? दादी ने कहा क्योंकि मेरी जिंदगी के इस अध्याय के समाप्त होने से पहले मैंने प्रार्थना को मिस किया है। She said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray. जीवन के इस अध्याय के समाप्ति से पहले उन्होंने प्रार्थना से अपने आप को वंचित रख दिया, प्रार्थना नहीं करी। अभी लेखक ने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि उस दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं करी। तो दादी को भी ये बात पता है कि मैंने प्रार्थना नहीं करी है और अब मेरी जिंदगी का अंत हो रहा है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, दादी ने कह दिया कि अब वो हमसे बात करने में अपना ज़्यादा समय खराब नहीं करेगी। तो क्या करेगी अब दादी प्रार्थना की वो कमी पूर्ति करेगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया कि दादी ऐसे कैसे कह रही हो तुम, हमसे बात क्यों नहीं करोगी। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, मगर दादी ने हमारे विरोध का पर ध्यान नहीं दिया, विरोध को अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, दादी शांतिपूर्वक बिस्तर में लेटी रही। प्रेइंग ए टेलिंग हर बीड्स,
प्रार्थना करती हुई अपनी माला के मनकों को घुमाती हुई, माला को जपती हुई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। इससे पहले कि हमें हल्का सा भी संदेह होता कि दादी के कोई प्रॉब्लम हुई है, दादी के होठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लिप्स। और वो जो रोजरी थी, वो जो माला थी, वो गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी निर्जीव अंगुलियों से। तो दोनों काम हो गए। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, होठों ने हिलना बंद कर दिया। एंड द रोजरी और माला फेल गिर गई फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, उसकी निर्जीव अंगुलियों से। ए पीसफुल पेलोर स्प्रेड ऑन हर फेस। एक शांतिपूर्ण सफ़ेदी, पीलापन ली हुई सफ़ेदी दादी के चेहरे पर फैल गई। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हम समझ गए कि दादी अब चली गई, चल बसी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड। हमने दादी को बिस्तर पर से उठाया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि रिवाज है, लेड हर, उसे लिटाया ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड कवर्ड हर विद द रेड श्राउड, और लाल कपड़े से उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग, कुछ देर तक या कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद, वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये थोड़ा सा कुछ अलग तरह का लग सकता है आप लोगों को, लेकिन ऐसा लेखक ने लिखा है, वही हम पढ़ रहे हैं। वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, ताकि हम व्यवस्था कर सकें। फॉर हर फ्यूनरल, उनके अंतिम संस्कार की। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, वो हम उनके लिए, या क्रूड स्ट्रेचर से मतलब है अर्थी, वो स्ट्रेचर जैसी होती है तो उसको अर्थी को स्ट्रेचर लिख दिया। और वो क्रूड है क्योंकि वो कोई लोहे की या स्टील की बनी हुई फैक्ट्री में बनी हुई नहीं है, बल्कि हाथ से बनाई हुई है, ताकि हम उन्हें ले आएँ। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, ताकि हम उन्हें उस अर्थी पर लेटा के अंतिम संस्कार के लिए ले जाएं। द सन वॉज सेटिंग, जब हमने ऐसा कुछ किया, उन्हें अर्थी पर लेटाया, द सन वॉज सेटिंग, सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनका कमरा चमक रहा था। एंड वेरेंडा, और वहाँ भी रोशनी थी कमरे में भी और वरामदे में भी थी। विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वहाँ पर किरणें आ रही थी खूब सारी, और वो आ रही थी लाइट, कैसी सुनहरी रोशनी शाम के समय जैसे कि होती है। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और जब हम उन्हें लेकर कोर्ट यार्ड के, मतलब हमारे अहाते के आधे रास्ते पर पहुंचे होंगे, ऑल ओवर द वेरिंडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड, तो हमने देखा कि बरामदे में, और इतने में हमने वापस पीछे की तरफ देखा तो उनके कमरे में जहां पर दादी को लिटाया था हमने, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और जहां पर दादी लेटी हुई रही थी उस लाल कपड़े में, थाउजेंड्स ऑफ स्पेरोज सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, उस पूरी फर्श पर हजारों की तादाद में चिड़ियाँ आकर बैठ गई। देयर वॉज नो चिरपिंग, कोई चहचहाट नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम पक्षियों के लिए दुखी हुए। एंड माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उन पक्षियों के लिए कुछ रोटी के टुकड़े लेकर आई। शी ब्रोक इट इन टू लिटिल क्रम्स, माँ ने उन रोटी के टुकड़ों के छोटे छोटे टुकड़े उन रोटियों के किए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी दादी किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन पक्षियों की तरफ, चिड़ियाओं की तरफ माँ ने फेंके वो टुकड़े रोटी के। द स्पेरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, उन चिड़ियाओं ने उन रोटी के टुकड़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम लेकर गए मेरी दादी के शव को वहाँ से दूर रवाना हो गए, जब हम उन्हें लेकर, they flew away quietly, तो वो चुपचाप उड़ गई सारी चिड़ियाएँ। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, स्वीपर ने साफ किए रोटी के वो टुकड़े, इकट्ठे किए और डाल दिए इनटू द डस्टबिन के अंदर। उन चिड़ियाओं ने दादी की मौत का गम मनाया। रोजाना जिसके हाथ से रोटी खाते थे, रोटी के टुकड़े खाते थे, उसके चले जाने पर उन्हें भी इतना दुख हुआ कि वो आकर उस जगह पर जरूर बैठे, पर खाया कुछ नहीं और बिना खाए ही सब चले गए।